हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक पॉली पे मैं रोहित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं IMD का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हमने कवर किया सेक्शन 1 यूनिट फर्स्ट के अंदर 3 चैप्टर थे। पहला एंटरप्रेन्योरशिप, सेकंड मार्केट सर्वे और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। पहले हमने जाना एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, उसके बाद मार्केट सर्वे किया, उसके बाद हम अब बनाएंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है इस चैप्टर में हम ये सब समझेंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे सिलेबस के टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो हमारे सिलेबस चैप्टर नंबर 3 में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहला है PPR यानी प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट बनाना, कैसे बनाया जाता है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू मेक PPR। PPR बनाते वक्त हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, महत्वपूर्ण पद क्या क्या है सेकेंड में। और थर्ड में हम अपना चेक करेंगे DPR विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद पॉइंट टू यूज मेकिंग अ PPR, कौन कौन से पॉइंट हैं जो PPR बनाते समय हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मार्केट सर्वे। ये तो पिछली क्लास में कवर हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा एक बार रिकॉल भी हो जाएगा, ये आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक बिहेवियर यानी बाजार की व्यवहारता। ठीक है, बाजार का बिहेवियर कैसे, मार्केट कैसा चल रहा है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हम मिस्टेक्स इन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, किसी भी PPR या प्रोजेक्ट को बनाने में कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं उसके बारे में जानेंगे हम। ठीक है, उसके बाद जो हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हम आपको इसमें कुछ सैंपल से बना के दिखाएंगे कि कैसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करेंगे अपना पहला PPR। तो हमारा जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है PPR प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट। ठीक है, ये होता क्या है ये समझते हैं। जैसे कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में पहले जानकारी इकट्ठा करते हैं कि जैसे हमें ज़मीन खरीदनी है, कोई सी ज़मीन खरीदनी है, हमें कोई भी ज़मीन खरीदने जाएंगे जब सबसे पहले ये जानेंगे कि वो रोड के किनारे है, सड़क के पास है, होना चाहिए, बाज़ार के पास होना चाहिए, उसके पास, उसके जस्ट पास में रेलवे स्टेशन होना चाहिए, है ना, मार्केट, रेलवे स्टेशन, मतलब तमाम सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। ऐसे ही किसी भी परियोजना की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, उसके छोटे छोटे स्टेप को चेक करते हैं कि वो जो हम करने जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, इसके बारे में जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है या ख़राब है, या इसमें क्या क्या कमियां हो सकती हैं, कैसे इसको दूर किया जा सकता है, ये सारा PPR में होता है। ठीक है, तो प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट किसी भी परियोजना की योजना यानी प्लान और प्रारंभिक मूल्यांकन का पहला चरण होती है। मतलब इससे ये क्लियर होता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमारा पहला स्टेप ये होता है कि उसके बारे में हम एक PPR मतलब एक अपना पर्सनल रिपोर्ट बना। जैसे पढ़ाई करनी है हमें, तो पहले हमारा जो PPR होगा पढ़ाई के लिए वो होगा हमारा टाइम टेबल। सेम वैसे ही प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट PPR किसी भी परियोजना की योजना, प्लान और प्रारंभिक मूल्यांकन का मतलब फर्स्ट इवैल्यूएशन, पहले प्रारंभिक मूल्यांकन का पहला चरण होती है। ठीक है, नेक्स्ट, यह रिपोर्ट परियोजना की आवश्यकता, उद्देश्य क्या है, संभावित लाभ और प्राथमिक चुनौतियां हमारे इस रिपोर्ट में, मतलब इस परियोजना में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, ठीक है, कुछ संक्षेप में प्रस्तुत करती हैं, एकदम बढ़िया से बताते हैं। PPR के माध्यम से हमें पता चलता है कि हम जो भी परियोजना या कोई कार्य करने जा रहे हैं उसके लिए प्लान क्या होना चाहिए हमारे पास। पहले उसका प्राथमिक निरीक्षण करेंगे हम। ठीक, उसके बाद जैसे कोई व्यवसाय है, ठीक है, उसमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, ठीक, और लाभ क्या क्या हो सकते हैं हमें, संभावित लाभ क्या होंगे हमें, और प्राथमिक चुनौतियां क्या क्या आएंगी, ये सारी चीजें हैं एक PPR में प्रस्तुत होती है।
ठीक है, उसके बाद हम कोई एक्शन प्लान करते हैं आगे। ठीक है, क्लियर है ये कि प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट किसी भी परियोजना की योजना और प्रारंभिक मूल्यांकन का पहला चरण होती है। ठीक, यह रिपोर्ट परियोजना की आवश्यकता, उद्देश्य क्या है, उसके पास संभावित लाभ क्या होगा और प्राथमिक चुनौतियों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। ठीक है, और ये सारा पॉइंट आप ऐसे पॉइंट वाइज करके लिखिएगा एग्जाम में, जिससे एग्जामिनर को देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, वो नंबर भी बढ़िया से देगा। ठीक है, और ये पीपीआर से ये भी पता चलता है कि जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं उसका बाजार से व्यवहारता कैसा है, मतलब समझ रहे हो ना आप? और जो उससे जिन जिन लोगों को फायदा होगा, मतलब पीपीआर से किन किन लोगों को फायदा हो सकता है, ठीक, ये भी आपको पीपीआर में पता चल जाएगा। ये भी आप लिख सकते हैं कि पीपीआर की मदद से हितधारकों को प्रारंभिक जानकारी प्रदान की जाती है ना। ठीक, ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया आपके। पहला, मूल्यांकन का पहला चरण होता है ये, उसके बाद इसकी आवश्यकता, संभावित लाभ, उसके बाद प्रारंभिक चुनौतियां प्रस्तुत करती है पीपीआर। ठीक, और पीपीआर की मदद से क्या होता है, जो हमारे हितधारक हैं उनको प्रारंभिक जानकारी मिलती है। तो यहां भी लिख सकते हैं कि प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है? हितधारकों को। ठीक है, ठीक, क्लियर। चलते अपने तो हमने अभी जाना कि पीपीआर कैसे बनाया जाता है, ठीक है, और ज़रूरी क्यों होता है। ठीक, उसके बाद हमें योजना बनाने के इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट है एक पीपीआर बनाने के लिए। सबसे पहले उत्पाद का डिज़ाइन, हमें क्या मैन्युफैक्चर करना है, क्या बनाना है, उसका हमें सबसे पहले हमारे पास एक मॉडल होना चाहिए, डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, विभिन्न अंगों का विवरण, विभिन्न अंगों का विवरण यानी उसके सारे पार्ट्स का हमारे पास विवरण होना चाहिए। ठीक, क्या क्या बनाना है उसमें, कैसे बनाना है। ठीक है, हमारे सारे पार्ट, जैसे हमें कोई मोबाइल फ़ोन बनाना है, ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसमें क्या क्या लगाना है। ये हमारा उत्पाद, ये डिज़ाइन हो गया सपोज। ठीक है, अब ये विभिन्न अंगों का विवरण करेंगे हम इसमें। यहाँ पे सपोज कैमरा लगाना है हमें, यहाँ पे माइक लगाना है, यहाँ पे स्पीकर देना है, यहाँ पे स्पीकर देना है। ठीक है, ये सारे इसके अंगों के विवरण हो गए। ठीक है, और उसके बाद किस मटेरियल की आवश्यकता होगी, पदार्थ की आवश्यकता, कि हम जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसे बनाने के लिए हमें किस पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चौथा पॉइंट है उत्पादन प्रक्रम एवं विधि, मतलब मैन्युफैक्चर प्रोसेस और किस तरीके से उसको बनाना है। ठीक है, पहला उत्पाद का डिजाइन, दूसरा विभिन्न अंगों का विवरण, तीसरा पदार्थ की आवश्यकता, कौन सी पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। चौथा पॉइंट है कि मैन्युफैक्चर प्रक्रम, कैसे प्रोसेस कैसे बनाना है और उसकी क्या क्या विधियां होती हैं, कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, उसके बाद मशीनों तथा श्रमिकों की आवश्यकता, मशीनों तथा श्रमिकों की आवश्यकता। ठीक है, योजना बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें पांचवा है हमारा मशीनों तथा श्रमिकों की आवश्यकता। ठीक, उसके बाद है, ये तो बिना किसी भी प्रोजेक्ट मतलब कोई भी चीज हम बनाने जा रहे हैं इसकी आवश्यकता तो पड़ती है, पूंजी की आवश्यकता, फंड्स, पैसे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो योजना बनाने में काम आते हैं। ठीक है, ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीपीआर। डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डीपीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, यानी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, किसी प्रोजेक्ट के बारे में। पीपीआर का मतलब जो होता है वो शॉर्ट में होता है, और डीपीआर हमें किसी प्रोजेक्ट के बारे में एकदम विस्तार से डीपली जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, डीपीआर किसी परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देता है, यानी उस प्रोजेक्ट के छोटे छोटे
भागों तक की भी जानकारी देता है, जितने भी पार्ट उसमें हो सकते हैं। जबकि पीपीआर में हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं। ठीक है। या परियोजना के हर पहलू की जानकारी प्रदान करती है। हर पहलू मतलब जितने भी उसमें प्रोसेस हो सकते हैं, कैसे बनाया जाता है, कैसे मतलब सारी चीजें एकदम डीपली जाके उसकी जानकारी हमें प्रदान करता है। ठीक है। और डीपीआर क्या करता है, इसके अलावा डीपीआर हमें प्रोजेक्ट की वित्तीय 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 मतलब कितना फंड उसमें लगेगा, क्या कैसे। ठीक है। वित्तीय और तकनीकी, किस टेक्नोलॉजी का हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने में। डीपीआर हमें प्रोजेक्ट की वित्तीय, तकनीकी आदि इन सारे पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। ठीक है। जानकारी प्रदान करता। डीपीआर का मेन काम क्या होता है, किसी प्रोजेक्ट या किसी भी चीज के बारे में हमें एकदम डीपली नॉलेज देता है वो। चाहे उस परियोजना को कैसे स्टार्ट करना है, कितनी उसमें लागत आएगी, कौन सी मशीनें लगेंगी, कितना इन्वेस्टमेंट होगा उसमें, ये सारी चीजों की जानकारी विस्तार में एकदम बहुत ही डीप जाके पूरा A to Z वो कौन देता है हमें, डीपीआर। ठीक है। तो ये पहला हो गया, परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। थर्ड पॉइंट है, परियोजना के हर पहलुओं की जानकारी प्रदान करता है। यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, या हर पहलुओं की जानकारी विस्तार से, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे विस्तार से बीच में। ठीक है। विस्तार से प्रदान करती है। ठीक। डीपीआर हमें प्रोजेक्ट की वित्तीय, तकनीकी और भी सारी चीजों की जानकारी एकदम डीप में प्रदान करती है। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे पीपीआर के निम्न पॉइंट को जानने हैं हमने, वैसे डीपीआर यानी प्रोजेक्ट बनाते समय लिए जाने वाले पद। डीपीआर विस्तृत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय लिए जाने वाले कौन कौन से पद होते हैं। ठीक है। सबसे पहले चयनित उत्पाद का सारांश। सबसे पहले हमें जो उत्पाद बनाना है उसके बारे में डिटेल से हम उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि जो उद्यमी है, जो इंटरप्रेन्योर है, उसके पास उतनी पूंजी है कि इस प्रोडक्ट को वो बना सके और मार्केट में ले जा सके। ठीक है। तो सबसे पहले चयनित उत्पाद में हम इंटरप्रेन्योर का आर्थिक स्थिति चेक करते हैं। आर्थिक स्थिति, ठीक है, उसका अनुभव, एक्सपीरियंस क्या है, उसका एक्सपीरियंस चेक करते हैं। उसके बाद उसका नजरिया क्या है उस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। इन सारी चीजों का डिटेल में हम अध्ययन और जानकारी हासिल करते हैं उत्पाद का चयन करने से पहले, या उत्पाद चयन करने में। ठीक है। ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। पता लगे हमें बनाना है भाई हेलीकॉप्टर बनाने में, ठीक है, अब हमारे पास बजट ही नहीं है। ठीक है। ना उसका एक्सपीरियंस है हमारे पास, ना हमारे पास वो सोच है, थॉट हमारे पास है नहीं कि हेलीकॉप्टर बना सके, ना हम पढ़े लिखे उतने हैं, है ना। तो चयनित उत्पाद का सारांश ये पहले चेक किया जाता है कि कौन सा उत्पाद बनाना है। ठीक। उसके लिए इंटरप्रेन्योर की आर्थिक स्थिति, एक्सपीरियंस, नजरिया, इन सारी चीजों को चेक किया जाता है। ठीक है। ये सब को ध्यान में रखा जाता है कि कैसे ये उसके पास आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी होनी चाहिए, पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए पूरी, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उसके पास। ठीक है। तो उसके ये चयनित उत्पाद का सारांश के अंतर्गत इन सारी चीजों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम इसमें ये भी चेक करते हैं कि जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं वो मार्केट में उसका जो स्कोप है वो कैसा है। ठीक।
ऐसा तो नहीं है कि छोटे स्केल पे है, बहुत छोटा है, जैसे पान की दुकान लगा ली हमने, छोटी सी पान बनाना स्टार्ट कर दिया हमने, ये भी एक प्रकार से उत्पाद ही होगा, पानी पत्ते लाके पान बनाना स्टार्ट कर दिया चूने वगैरह लगा के, ये छोटी स्केल पे है। अब बड़े स्केल पे जो हमें बड़े स्केल पे करना है तो हम सब मार्केट का भी देखेंगे, ठीक है, चेक करेंगे कि जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसका स्केल कितना है। इन सारी चीज़ों का जो चयनित उत्पाद का जो सारांश होता है, डीपीआर प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम डीपली अध्ययन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं हर चीज़ का। तो उसके लिए हम एंटरप्रेन्योर की आर्थिक स्थिति, जो बना रहा प्रोडक्ट को, जो बनाना चाहता है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, नज़रिया अच्छा होना चाहिए, और प्रोडक्ट का बाजार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, बाजार के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट का स्कोप कितना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है पद के अंतर्गत मार्केट सर्वे, ये पिछले क्लास में बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। मार्केट सर्वे क्या होता है, बेसिकली किसी प्रोडक्ट के बारे में हम, अगर वही प्रोडक्ट, जैसे हमें मार्कर बनाना है तो अलग अलग कंपनी, जैसे सेलो है, लक्सर है, फ्लेयर है, पार्कर है, बहुत सारी कंपनियां जो अपने अपने मार्कर बनाती हैं, है ना। तो अगर हमें भी बनाना है तो हम मार्केट में जाएंगे, उनकी मार्कर्स का रेट चेक करेंगे, रेट क्या है, ठीक है, कितना बिकता है, महीने की सेल कितनी है इस मार्कर की, ये सारी चीज़ें हम मार्केट सर्वे के अंदर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें हमारे माइंड में है कि कुछ भी बनाना है, तो हमने सपोज कोई प्रोडक्ट बना दिया, अब मार्केट में लेके पता चले कि बिक ही नहीं रहा है ना, पता चले ये मार्केट में बिक ही नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल्स, आपने पेंसिल तो बहुत यूज की होंगी। पेंसिल, एक पेंसिल होती है जो वुड की बनी होती है, लकड़ी की बन के आती है, और एक होती है जो इको फ्रेंडली पेंसिल अभी बनाना स्टार्ट किया है सबने, वो आती है हमारी कागज की, है ना। तो जैसे हमने बनाना स्टार्ट किया, अभी इसकी सेल बहुत डाउन है, बहुत लो है, इसकी सेल हाई है, और हमने ऐसा ही प्रोडक्ट एक बना लिया जिसकी सेल ही नहीं है, तो उसके लिए जरूरी है हमारा मार्केट सर्वेक्षण, मार्केट सर्वे, ठीक। उसके बाद हम तकनीकी अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? तकनीकी अध्ययन करते हैं। तकनीकी अध्ययन में क्या क्या करते हैं, जैसे हमने एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, अब इसकी पहले डिजाइनिंग करेंगे, टेक्निकल स्टडी के अंदर हम पहले इसकी डिजाइन करेंगे, इसके अलग अलग पार्टों को तैयार करेंगे, जैसे मार्कर का टिप है, कैप है, उसके बाद ये इसका आगे का सिरा कैसे बना हुआ है, एकदम सेप और साइज, ये सारी चीजें बनाने के, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन सा मटेरियल यूज करेगा, इस मार्कर को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करेंगे वो हम चेक करेंगे, कौन सा प्लास्टिक यूज करेंगे, ठीक है। और फिर इसके लिए डाई बनाएंगे, डाई, ठीक है, ढांचा बनाएंगे, इसके लिए एक ढांचा बनाएंगे। उसके बाद इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, इसका डिज़ाइन तैयार करने के बाद, इसके अलग अलग पार्टों का अध्ययन करने के बाद, सारी चीज़ों के करने के, इसके डाई बनाने के बाद, अब हम इसको कैसे पूरा कंप्लीट किया जाए उस पे अध्ययन करेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रमिक आवश्यकताएं, ठीक। तो ये तकनीकी अध्ययन आपको समझ में आ गया। अब गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण क्या होता है कि सब उपभोक्ता की जो नीड होती है, आवश्यकता, जो उपभोक्ता है हमारे, उनकी जो नीड्स होती है, उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता का नियंत्रण करेंगे, कि मतलब ऐसा बनाए इसको ताकि ये बजट में भी हो और अच्छी क्वालिटी में हो, ताकि हमारे कस्टमर इसको बाई करें, परचेज करें, इसको खरीदें, है ना। तो गुणवत्ता नियंत्रण के अंतर्गत हम क्या करेंगे, जैसे सपोज ये मार्कर ही है, इसमें इसकी टिप और इंक ऐसा रखेंगे ताकि ये काफ़ी लंबे समय तक सूखे नहीं, इससे क्या होगा, इसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद ये कर सकते हैं कि भाई लिखने पे, अगर हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, है ना, कोई चीज़ अगर हम लिख रहे हैं इससे, तो वो डार्क में हो, अच्छा दिखे भी अच्छा, इस तरह करके हम इसकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं,
इसके कैप की टिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये लगा के बाइक की जेब में डाल दो, है ना। इसकी बॉडी स्मूथ रखेंगे ताकि कस्टमर को अच्छा लगे। ठीक, तो गुणवत्ता नियंत्रण में ये हो गया। अब बात करते हैं लागत। लागत के बारे में हम जानकारी लेंगे कि इसकी कॉस्ट कितनी है, कि इसको बनाने में टोटल खर्चा कितना आ रहा है। ठीक है, जैसे सबसे पहले इसके मटेरियल्स में कितनी लागत आ रही है। ठीक है, कौन से पदार्थ से बनेगा ये मटेरियल हो गया हमारा। उसके बाद होगा इसको बनाने के लिए जो फैक्ट्री में लागत आ रही वो अलग से, बिजली का खर्च हो गया, पानी का, प्लास्टिक गर्म करके इसको बनाएंगे ना डाई पे डाल के, है ना, पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि दोनों बिना श्रमिक के हो जाएगा, श्रमिक लागत भी होगा, लेबर कॉस्ट। ठीक, उसके बाद जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो टैक्स जरूर लगता है, प्रशासनिक खर्च। ठीक है, प्रशासनिक खर्च लगेगा। अब प्रोडक्ट हमने मटेरियल, पहले इस प्रोडक्ट के जो मटेरियल है उसका कॉस्ट ले लिया, इसको बनाने वाले के निकाल लिया यानी लेबर कॉस्ट निकाल लिया। ठीक है, इसके टैक्स निकाल लिए। ठीक, उसके बाद फैक्ट्री में जो बन रहा है, जिस बिजली की वजह से बन रहा है, बिजली है, पानी की आवश्यकता लग रही है, उसका खर्च निकाल लिया। अब बात आती है इसको सप्लाई करने, वितरण प्रणाली, उसमें लगने वाला कॉस्ट हमारी लागत के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, ठीक, तो लागत के अंतर्गत हमारा क्या क्या आया। सबसे पहला आया मटेरियल का, मटेरियल कॉस्ट, पदार्थ। सेकेंड वन आ गया हमारा लेबर कॉस्ट। ठीक, थर्ड वन आ गया, थर्ड वन हमारा क्या आया है, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के अंतर्गत हम ले सकते हैं जैसे बिजली, पानी, क्या क्या लगा इसको बनाने में। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोसेस है नेक्स्ट टैक्स ऐड करेंगे इसमें। फिर इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ऐड करेंगे अपना क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे किसके अंतर्गत आती हैं, लागत के अंतर्गत। ठीक, अब पहला पर हमने उत्पाद का चयन कैसे करेंगे, सेकेंड मार्केट सर्वे के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उसके बाद तकनीकी अध्ययन करेंगे। ठीक है, गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में अध्ययन करें, कैसे इसकी गुणवत्ता हम बनाए रखें ताकि कस्टमर इसको हमेशा परचेज करते रहें। ठीक, उसके बाद लागत कॉस्ट की क्या क्या आ रही है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारा, इन सब के लिए बजटिंग करेंगे, बजट बनाएंगे। ठीक है, कि कितने बजट में ये तैयार होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो पुराना एक्सपीरियंस होगा, ये पहला आ रहा ना एक्सपीरियंस, एंटरप्रेन्योर का एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, तो हम अपने पुराने एक्सपीरियंस और मार्केट सर्वे के से ये बजट जो है हम उत्पाद के सारांश में एक्सपीरियंस से और मार्केट सर्वे के जरिए ये बजट बनाएंगे, प्रोडक्ट के लिए, उत्पाद के लिए बजट बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों चीज़ों से हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि इन फ्यूचर में ये इसको बनाने में, इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने में, बेचने तक कितनी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, उस हिसाब से हम यहाँ पे इसके लिए बजट तैयार करें कि इतने में हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, आगे फ्यूचर में इतने में हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा और कस्टमर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का हम किस में करेंगे, बजट यानी बजटिंग के अंतर्गत करेंगे, इंग्लिश में बजटिंग बोलते हैं इसको। ठीक, उसके बाद वित्त व्यवस्था, ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। ठीक है, वित्त व्यवस्था के अंतर्गत क्या होगा हमारा, इसमें होगा प्राइमरी कॉस्ट कितनी है, लागत, इसमें पहली लागत क्या आती है। ठीक, उसके बाद हमारा हो जाएगा संचार की लागत। ठीक, लाभ और निवेश वापसी, लाभ, इसमें हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है,
ये भी वित्तीय व्यवस्था, एक व्यवस्था बनाएंगे, उसके अंतर्गत देखेंगे कि हमारा प्राइमरी इसमें प्रारंभिक लागत कितनी है, इसको बनाने में कितना खर्च आ रहा है, उसके बाद को ले जाने में कितना खर्च आ रहा है, उसके बाद हम लाभ और क्या बोलते हैं अपना लाभ, उसके बाद निवेश जितना हमें लगाया है उसको भी वापसी लेंगे। प्रॉफिट तो हमारा आ रहा है लेकिन हम पहले अपना जो निवेश लगाए हैं उसको वो भी हम देखेंगे कितना हमें अपना चाहिए, ठीक। और उसके बाद कहाँ कहाँ से हमारी फंडिंग आ रही है, कौन कौन से सोर्सेज जहाँ से हमें पैसे मिल रहे हैं इस उत्पाद को बनाने के लिए, ठीक है। ये सारा चीज किसके अंतर्गत आएगा, वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक। ये समझ में आया वित्तीय व्यवस्था, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। इसके अंतर्गत हमने जो पहली लागत इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, हमारे किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना लगा खर्चा, उसके बाद लाभ क्या है, निवेश क्या है, ठीक, और कौन कौन से सोर्स है जहाँ से हमें फंडिंग आ रही है या हमने पैसे डाले हैं, ठीक, ये वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है। उसके बाद अब इन सब पे, इन सारे पद को, पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम एक अपना क्रांतिक रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है। एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसके आधार पर हम ये तय करेंगे कि इस प्रोडक्ट को बनाना है कि नहीं बनाना है, ठीक है, ठीक। मतलब ये सारे प्रोडक्ट सारे पहलुओं पे हम अच्छे से जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है, सैंपल रिपोर्ट। नॉर्मली इन सारी चीज़ों को ऐड करके, जैसे हम पढ़ाई करते हैं उसके बाद लास्ट में एग्जाम देते हैं, हमारा जो रिपोर्ट होता है वो मार्कशीट होता है, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्थिक और बाजार व्यवहार्यता, ठीक है। इसमें हम जानेंगे कि आर्थिक और बाजार की व्यवहार कैसा है हमारे उत्पाद के लिए, ठीक है। आर्थिक और बाजार व्यवहार्यता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहारिक हो और बाजार की मांग को पूरा करे। अब आर्थिक रूप से व्यवहारिक हो मतलब इतना कॉस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी उत्पाद का कि सामने वाला कस्टमर खरीद ही ना सके उसे, ठीक है। मतलब नॉर्मल कॉस्ट में होना चाहिए ताकि कस्टमर उसको खरीद सके और जो बाजार की डिमांड है उसको भी वो सेटिस्फाई कर सके, ठीक। बस इसे दो प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं, पहला आर्थिक व्यवहार्यता, सेकेंड बाजार व्यवहार्यता। पहला चर्चा करते हैं आर्थिक व्यवहार्यता। ये तो समझ में आया होगा कि आर्थिक और बाजार व्यवहार्यता क्या होता है, मतलब मेन काम इनका क्या होता है इस परियोजना का, कि आर्थिक रूप से व्यवहारिक हो और बाजार की मांग को पूरा करे। जो हम कार्य करने जा रहे हैं वो आर्थिक रूप से मतलब उसका कॉस्ट लो होना चाहिए और बाजार की जो डिमांडें हैं उसको पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो पहला हमारा है आर्थिक व्यवहार्यता, ठीक है। आर्थिक व्यवहार्यता यह निर्धारित करती है, मतलब बेसिकली परियोजना के अंतर्गत जैसे प्रोडक्ट की लागत क्या है या प्रारंभिक लागत क्या है, उसके डिस्ट्रीब्यूशनशिप में कितनी लागत आई है, ठीक है। प्रॉफिट और निवेश, जो हमारा प्रॉफिट है और जो हमने लगाया है उसकी वापसी होनी चाहिए, ठीक है। फंडिंग स्रोत, आर्थिक व्यवहार्यता में हमारा फंडिंग स्रोत भी आते हैं, ठीक। ये सारी चीजें हमारी आर्थिक व्यवहार्यता बेसिकली हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं आर्थिक व्यवहार्यता के अंतर्गत कि यह आर्थिक व्यवहार्यता एक ऐसी परियोजना या आर्थिक व्यवहार परियोजना के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है, प्रारंभिक लागत आता है पहला, ठीक है, प्रारंभिक लागत हो गई। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा लाभ, प्रॉफिट, और जो हमने उसमें पैसे डाले हैं, ठीक है, जो पैसे हमने डाले हैं वो वापसी आनी चाहिए, लाभ और निवेश वापसी, लाभ और निवेश वापसी वो वापसी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा, यानी संचालन मतलब उसको बनाने में जो प्रक्रिया में जो भी कॉस्ट आएगा उसको संचालन और वितरण हो गया, ठीक है। उसके बाद आर्थिक व्यवहार्यता के अंतर्गत क्या हम अध्ययन करेंगे किस चीज के बारे में, यहाँ एक पीपीआर रिपोर्ट बनानी है हमें, तो उन सब में क्या क्या इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक है, आर्थिक और बाजार व्यवहार्यता जैसे हम पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में खाली पढ़ेंगे भी, डिस्कशन करेंगे, अध्ययन करेंगे, खाली ये करना है, हम प्रोजेक्ट बना नहीं रहे,
जो प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। ये प्रारंभिक लागत क्या क्या होती है, लाभ और निवेश, संचालन वितरण, उसके बाद फंडिंग यानी फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, पैसे, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी आर्थिक व्यवहार्यता के अंतर्गत आती हैं, ठीक। अब हमारा दूसरा क्या है, बाजार व्यवहार्यता। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे बाजार व्यवहार्यता के अंतर्गत क्या क्या आता है। बाजार व्यवहार्यता बेसिकली यह होता है कि मतलब हम बाजार की डिमांड को भी पूरा कर सके। इसके अंतर्गत यही है कि बाजार की जो डिमांड है वो हम पूरा कर सके। जैसे बाजार का लक्ष्य है कि जैसे हम पेंसिल बना रहे हैं सपोज, अब हमारे मार्केट में डिमांड है 1000 पेंसिल की, ठीक है, एक दिन की डिमांड है 1000 पेंसिल की। तो बाजार व्यवहार्यता यह सुनिश्चित करता है कि जो बाजार की डिमांड है उसको हम पूरा करें, ठीक है। पहला हो गया, पहला हम लिख सकते हैं कि बाजार का जो लक्ष्य होता है, बाजार का लक्ष्य, इसके अंतर्गत जैसे सपोज यही 1000 पेंसिल की डिमांड अगर किसी भी स्कूल में, ठीक है, अगर हम 500 देंगे तो उसकी डिमांड नहीं पूरी होगी। बाजार का लक्ष्य क्या क्या होता है ये पहले चेक करेंगे, ठीक है। और सेकेंडली हम ये चेक करेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन कौन है उसमें, ठीक। बाजार व्यवहार्यता के अंतर्गत ये चेक करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि कॉस्ट क्या लगानी है, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रखनी है, ठीक। उसके बाद हो गया वितरण रणनीति कि कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, पहला लक्ष्य हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्या था, डिमांड क्या है, मार्केट की डिमांड। उसके बाद प्रतिस्पर्धी कौन है, प्रतिस्पर्धी कौन है। उसके बाद हमारा जो है वितरण रणनीति बनाएंगे हम, ठीक है, वितरण रणनीति बनाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मूल्य, जो कॉस्ट होगी हमारे प्रोडक्ट की उसको निर्धारित करेंगे, मूल्य निर्धारण, ठीक है। और ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आपको वैसे ही नॉर्मली एक बार पढ़ोगे कि आर्थिक और बाजार व्यवहार्यता, ये सब एक बार पढ़े उसके बाद आपके माइंड में फट से आ जाना चाहिए कि मतलब आर्थिक का क्या मतलब है, कि मतलब किसी उद्यम को अगर स्टार्ट करें, किसी मतलब व्यवसाय को स्टार्ट करें, क्या क्या चाहिए होगी, प्रारंभिक उसमें लागत क्या क्या आएगी पहले उसको बनाने में, उसके बाद उसको चलाने में, प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्ट को बाहर ले जाने में, सारे लागत क्या क्या लागत आएंगी, ठीक है। और बाजार व्यवहार्यता में मतलब बाजार की डिमांड क्या है, कितना बाजार को नीड है कि कितना प्रोडक्ट चाहिए हमारे, ठीक है, कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं बाजार में। उसके बाद हमारी वितरण प्रणाली कैसी है, ठीक। उसके बाद मूल्य ऐसा होना चाहिए ताकि कस्टमर उसको आसानी से इजीली परचेज कर सके, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट निर्माण में त्रुटि। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट या कुछ भी बनाते हैं तो उसमें छोटी छोटी गलतियां, मानवी गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे, अभी हम चर्चा करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट निर्माण में कौन कौन सी एरर्स होते हैं, जो गलतियां करते हैं हम। जैसे अभी तो हम IMAD पढ़ रहे हैं, तो हम कोई प्रोडक्ट विशेष के बारे में जानेंगे, कैसे उसको बनाते हैं या उसके चुनाव में हम गलती करते हैं, ठीक। पहला, उत्पाद का चयन। सुनने से ही आपको समझ में आ गया कि उत्पाद मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसको चुनने में ही गलती करते हैं, ठीक। पहली गलती तो हम ये कर दिए, मतलब बेसिक ज़्यादातर ये पाया जाता है कि जैसे कोई भी इंटरप्रेन्योर है तो वो जो प्रोडक्ट बनाना चाहता है उसके चुनाव में गलती कर देता है, ठीक है, बिना ये जाने कि बाजार की मांग क्या है, इसका कॉस्ट क्या आएगा बनाने का, ठीक है, बाजार की मांग को जाने बिना, उसके बाद इसका कॉस्ट क्या आएगा, और एक स्थान का भी देखना पड़ता है कि बाजार में कौन से एरिया में है। अब पता लगे आप कहीं जंगल में सुनसान में जाके अपनी फैक्ट्री लगा के कोई भी प्रोडक्ट चूज करके बनाना स्टार्ट कर दिए, है ना। तो इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमें प्रोडक्ट का चयन करना चाहिए। हमारे प्रतिस्पर्धा किससे है, प्रतिस्पर्धा मतलब समझते हो ना, कॉम्पिटिटर, हमारे कंपटीशन में कौन कौन है, बाजार की मांग क्या है, बाजार की मांग क्या है,
बनाने का खर्च कितना आएगा, ठीक है। इन सारे चीज पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम उत्पाद का चयन करते हैं, लेकिन हमें निर्माण में त्रुटि बतानी है। ये इन सारी चीजों को हम बिना ध्यान में रखे हुए प्रोडक्ट का चयन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट निर्माण में एरर्स आते हैं, गलतियां हो जाती हैं, ठीक। तो ये उत्पाद का चयन समझ में आया आपको। क्षमता के उपयोग का आकलन बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है कि क्षमता के उपयोग का आकलन। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे जैसे पढ़ने वाले बच्चे जो एग्जाम या कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको लगता है कि एक रात में पढ़ेंगे उसके बाद कंपटीशन में पार कर देंगे, मतलब अपनी क्षमता से ज्यादा आकलन कर देते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि जो उद्यमी होते हैं वो अपने क्षमता के विपरीत आकलन कर लेते हैं, कि जितनी उनकी क्षमता उससे ज्यादा आकलन कर लेते हैं कि हम अगर 100 प्रोडक्ट डेली बना के बेच सकते हैं तो 1000 पे चले जाते हैं, ठीक है। क्षमता के उपयोग का आकलन गलत कर लेते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से उनका ये आकलन गलत साबित हो जाता है। इसमें आपको लिखना ये है, खाली इतना लिखना, क्षमता के उपयोग का आकलन में खाली 2-3 लाइनें लिखनी है कि को उद्यमी अपनी क्षमता, जो उनकी क्षमता होती है उससे ज्यादा आकलन कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनका आकलन गलत साबित हो जाता है, ठीक है, ठीक। अब अगला हमारा बाजार का अध्ययन। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को या कोई भी कार्य करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उसका स्केल कितना है, कितना स्कोप है उसका, ठीक। तो बाजार का अध्ययन किए बिना ही हम कोई भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट निर्माण होता है वो खपेल हो जाता है। प्रोडक्ट हम बना तो लेते हैं लेकिन फिर आगे बेच नहीं पाते, तो बाजार का अध्ययन सही से नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे रिपोर्ट में गलतियां आती हैं। नेक्स्ट, स्थान का चुनाव हम गलत कर लेते हैं। सपोज आपको सपोज बेकरी का बिजनेस करना हो, अगर आप मार्केट में कोई कहीं लगाओगे जहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है ना, अब पता लगे आप जंगल में चले गए, वहाँ ज़मीन ले ली, वहाँ पे स्टार्ट कर दिया बनाना, तो वहाँ पे बिकेगा, प्रोग्रेस होगी? बिल्कुल नहीं होगा। तो स्थान का चुनाव करने में गलती कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट है स्वामित्व के प्रकार का चयन, ठीक है। बहुत से जो व्यवसाय होते हैं वो इसी वजह से मतलब असफल हो जाते हैं कि उनका जो स्वामित्व का प्रकार होता है वो ही गलत हो जाता है। कोई सोचता है कि मैं अकेले कर सकता हूँ, कभी कभी साझेदारी कर लेते हैं, इंडिविजुअल, जिसको सोलो प्रोप्राइटरशिप के नाम से जानते हैं, है ना, इंडिविजुअल ओनरशिप में कर लेते हैं कि भाई हम अकेले इस पूरे व्यवसाय को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन होता उल्टा है, सीधे अपोजिट हो जाता है, वो हैंडल ही नहीं कर पाते, वो उसका एक भी पार्ट हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो बिजनेस पहले ही राउंड में फेल हो जाता है। तो इसमें डायरेक्टली लिखना क्या कि उद्यमी क्या करते हैं कि गलत स्वामित्व का चुनाव करते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस व्यवसाय असफल हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो, और सेकंड पॉइंट में ये लिखना है कि हमें जो व्यवसाय या बिजनेस हम करना चाह रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए स्वामित्व के प्रकार का चयन करना चाहिए कि भाई ये मुझसे अकेले संभलेगा या नहीं संभलेगा, कि मुझे पार्टनर्स की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई स्वामित्व के प्रकार का चयन कैसे करना है, ठीक। पहली लाइन लिख देंगे इसमें कि स्वामित्व का प्रकार का चयन गलत करने की वजह से बिजनेस फेल हो जाता है। सेकंड लिख देंगे कि बिजनेस के आकार को देखते हुए, उसके स्केल को देखते हुए स्वामित्व का चयन करना चाहिए, ठीक। बहुत ज़्यादा लिखना नहीं इसमें, आपको छोटी छोटी एक 2 लाइनें लिखनी है, ठीक है। अब पॉइंट वाइज करके ये टॉपिक समझ में आपको क्लियर है। उत्पाद का चयन करने में गलती कर देते हैं हम, ठीक है। क्षमता के उपयोग का आकलन ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से गलती हो जाती है हमसे। उसके बाद बाजार का अध्ययन सही से नहीं करते, जिसकी वजह से गलतियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो जाती है।
कि बाजार की मांग क्या है, ये सारी चीज। उसके बाद स्थान का चुनाव करने में हम गलती कर देते हैं। ठीक ठीक है। स्थान के चुनाव में गलती में आप ये भी लिख सकते हैं कि मतलब हम गलत जगह का चुनाव करते, जिसकी वजह से हमें वित्तीय सहायता नहीं मिलती। ठीक है, आर्थिक सहायता से वंचित हो जाते हैं और रिहायशी इलाकों से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकता। यह स्थान के चुनाव में होगा। उसके बाद स्वामित्व के प्रकार का। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें अपने। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होता है कि किसके बारे में तैयार करना है, ये जरूर। जैसे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए हमारे सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल कहाँ से हमें प्राप्त होगा किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फंड कहाँ से आएंगे, लागत कितनी, उसको बनाने में कितना खर्च आ रहा है हमारा, उसके बाद प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक और ऐड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या मतलब वितरण। किसी प्रोडक्ट को बनाने में हमें किन किन सोर्सेस की आवश्यकता हो रही है, कौन कौन क्या क्या हमें चाहिए जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, हमारे सोर्सेस क्या क्या हैं, रॉ मटेरियल्स, फंड्स, उसकी लागत और उसकी वितरण प्रणाली में कितना कॉस्ट लग रहा है, उसके बाद हमारा प्रॉफिट। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें अपना एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार के व्यापारिक अभियान के आरंभ में उसके उत्पाद, आरंभ मतलब स्टार्टिंग में, उसको शुरू करने से पहले ही हम रिपोर्ट तैयार करते हैं ना। उसके उत्पाद, प्रतिस्पर्धा, वित्तीय स्रोत, मशीनरी तथा प्रस्तावित टर्नओवर। यानी प्रस्तावित टर्नओवर मतलब कितना प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। ठीक है, आवश्यकता, सूचनाएं, ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रूप में एकत्रित करना आवश्यक है। जैसे जो मैंने अभी बताया कि किसी भी व्यापारिक यानी व्यवसाय को शुरू करने से सबसे पहले हमें क्या चाहिए, उत्पाद के लिए प्रतिस्पर्धा कौन कौन, हमारे कंपटीटर कौन कौन है, वित्तीय स्रोत, हमारे फंड्स कहाँ से आएंगे, मशीनरीज की आवश्यकता, ठीक है, और कितना टर्नओवर हमारा हो रहा है, और उसके बारे में जानकारी या सूचना। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मिला के हम अपना एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को मिला के मिक्सअप करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना कैसे तैयार करते हैं, किसी भी प्रकार के व्यापारिक अभियान के आरंभ में उसकी उत्पाद, प्रतिस्पर्धा, वित्तीय स्रोत, मशीनरीज तथा प्रस्तावित टर्नओवर की आवश्यकता, इन सारे सूचनाओं से प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रूप में एकत्रित करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, उनमें क्या क्या होता है, हमारा सोर्सेज होते हैं, रॉ मटेरियल्स, फंड्स, कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण प्रणाली, उसके बाद प्रॉफिट। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करना, कैसे तैयार की जाता है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे छोटा सा सैंपल रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर। रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है ये हमने जाना। अब हम एक सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये क्या होता है उसके बाद हम उसको बनाएंगे भी। ठीक है, एसपीआर यानी सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी प्रोजेक्ट का एक छोटा सा भाग, नमूना होता है जिसको टेम्पलेट या एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट के बारे में हमें जानकारी प्रदान, जैसे कोई क्वेश्चन लगाना हो, बुक में देखते हैं, मैथ की बुक में स्पेशली, तो क्वेश्चन लगाने से पहले जो प्रश्नावली स्टार्ट होती है, उसका एक्सरसाइज स्टार्ट, उससे पहले एग्जाम्पल दिया होता है कि कैसे लगाना है ना। तो सेम काम यहाँ पे सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी यही करती है, सेम वही काम करती है कि किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने से पहले हम एक सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो हमारी रिपोर्ट, ओरिजिनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो हमारा होता है उसको बनाने में हमें बहुत हेल्प करती है, गाइड करती है। ठीक है, तो एसपीआर किसी प्रोजेक्ट का एक छोटा सा नमूना, टेम्पलेट और एग्जाम्पल होता है। इसका मेन काम क्या होता है, गाइडेंस देना, गाइड करना कि कैसे रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक छोटा सा सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक, एक छोटा सा हम सैंपल प्रोजेक्ट
रिपोर्ट बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे हमारा होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहला हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब वो पॉइंट लिखेंगे कि हमें किसके लिए बनाना है। जैसे हमें बनाना है फंड्स की आवश्यकता यानी वित्तीय आवश्यकता के लिए, तो हम पहले लिखेंगे इस यहाँ पे वित्तीय आवश्यकता। वित्तीय आवश्यकता के लिए अब हम सैंपल रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक, तो जब भी कोई भी रिपोर्ट बने, चाहे वो मार्कशीट हो या रोल नंबर वाइज आपका नाम भी अगर होता, तो पहले क्रम संख्या था, हर जगह क्रम संख्या। ठीक है, सीरियल नंबर, सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखते हैं। पहला सीरियल नंबर हमने लिखा। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं ना, सामान, तो हमारा हो गया सामान। नेक्स्ट इसका कीमत क्या होती है। कीमत हमारे यहाँ क्या चलता है, इंडिया का रुपया चलता है, तो रुपये। ठीक है, ये हमारा सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक लाइन डाल देंगे, इसको भी अलग कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्रम वाइज 1 2 3 तक ले लेते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं यहाँ तक। तो जैसे वित्तीय आवश्यकता के लिए हमें एक सैंपल रिपोर्ट बनाना है, तो सबसे पहले हम सीरियल वाइज डालेंगे कौन सा प्रोडक्ट हमारा, कोई ट्रेस से ये मार्कर लिख देंगे। ठीक है, तो ये व्हाइट बोर्ड मार्कर, ये ठीक है, इसकी कीमत कितनी है, सपोज 30 रुपीज। ठीक, रुपीज यहाँ ऊपर लिखे तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसके लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक जितने भी सीरियल नंबर हैं हम यहाँ पे प्रोडक्ट की जानकारी देंगे। हम प्रोडक्ट के लिए सैंपल रिपोर्ट बना रहे हैं अभी, प्रोडक्ट की, वो भी वित्तीय आवश्यकता के लिए सैंपल रिपोर्ट। ठीक, तो लास्ट में हमारा क्या होगा, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट, ठीक है, ये भी रुपए में होगा। ये नॉर्मली हमारा सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कैसे नॉर्मल सा सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आपके एग्जाम में आता है, ऐसे ही आता है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ये आप लोग एक बार देख लो ध्यान से। पहला सीरियल नंबर, दूसरा हमारे लिस्ट ऑफ आइटम्स यानी सामान हमारे हो गए। ठीक है, लिस्ट ऑफ आइटम्स, उसके बाद कीमत हो गई, कॉस्ट, ये एसआर नंबर। ठीक, तो ऐसे ही नॉर्मल एक सैंपल रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, और इसके बाद ये जैसे हमने तैयार कर दिया, ये हमने वित्तीय आवश्यकता के लिए तैयार किया है। इसके बाद ऐसा सैंपल रिपोर्ट किन किन चीज़ों के लिए बनेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहला हमने चलो लिख लिया, हमारा हो गया वित्तीय आवश्यकता। ठीक है, जो सेकंड हमारा होगा कार्यकारी पूंजी, मतलब किसी व्यवसाय को चलाने के लिए हमें जो कॉस्ट लग रही है वो, उसके लिए भी ऐसे ही सेम चेंज होगा, ऐसे ही बनेगा कार्यकारी पूंजी। ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता लग रही है, कार्यकारी पूंजी के लिए भी सेम सैंपल रिपोर्ट बनेगा। थर्ड वन इज कुल परियोजना की लागत। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितनी लागत लग रही है। ठीक है, चाहे वो प्रोजेक्ट हो या कोई और भी प्रोजेक्ट हो सकता है। डैम बनाना हो गया या किसी सॉफ्ट बनाना हो गया, हमें सॉफ्ट है ना, पुल्ली बनानी हो गई या कोई मशीन बनानी हो गई। ठीक है, उस प्रोजेक्ट के लिए कितना लगता है। ठीक, उसके बाद एक रिपोर्ट हम तैयार करेंगे वित्त का माध्यम, किस माध्यम से हमें, किस सोर्स से हमें पैसे आ रहे हैं। सपोज हमें पैसे आ रहे हैं बैंक से, हमने लोन लिया है, बैंक से सीरियल नंबर डालेंगे, बैंक से लोन लिया है, हमें कितना लोन लिया है। ठीक है, दूसरे में हम लिखेंगे किसी इन्वेस्टर के द्वारा किसी से हमने उधार लिया है, तो उसका नाम ले कितना उधार लिया है।
फिर लास्ट में टोटल अमाउंट करेंगे। ऐसे वित्तीय माध्यम के लिए हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा पांचवा, बिक्री टर्नओवर। बिक्री टर्नओवर, इसके लिए भी सेम वैसा नॉर्मल सा एक सैंपल रिपोर्ट तैयार करेंगे। सीरियल नंबर डालेंगे, सामान डालेंगे और रेट डालेंगे और वहां पे लिखेंगे बिक्री, जो हम बेच रहे हैं वो वाला कॉस्ट डालेंगे वहां पे, ठीक है। बिक्री टर्नओवर में कितना हमने बेचा, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिक्री टर्नओवर हो गया ये। उसके बाद हम एक और बनाएंगे कि हमारा मंथली टर्नओवर कितना है, महीने का टर्नओवर कितना है। ये चीज हम अगर नहीं बनाएंगे, ये टर्नओवर बिक्री का मंथली का, तो हम अपना प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे, कितना हमने पैसा डाला। सपोज हमने 100 रुपये डाल दिए उसमें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 100 रुपये डाल दिए हैं, हमें कुछ नहीं पता, हम बस खाली पैसे डाले जा रहे हैं, हमारा प्रॉफिट कैसे निकलेगा, है ना। तो उसके लिए एक सैंपल रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा पहला वित्तीय आवश्यकता, दूसरा कार्यकारी पूंजी, तीसरा कुल परियोजना की क्या था, कुल परियोजना की लागत, ये बुरा क्या, वित्त का माध्यम कैसे फंडिंग आ रही है, बिक्री टर्नओवर के रिपोर्ट, महीने का टर्नओवर, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होता है वो हो गया कि प्रत्येक महीने का लाभ, प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट का एक चार्ट बनाएंगे, सैंपल रिपोर्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है, खाली ऐसे लिख सकते हैं हम, कुल बिक्री, ठीक है, टोटल कितना हमने बेचा है और कुल कितना खर्चा है, टोटल कॉस्ट, जिसमें हमारा प्रोडक्ट को बनाने से लेके, रॉ मटेरियल मंगाने से लेके, प्रोडक्ट को बनाने, उसके बाद मार्केट में ले जाने तक, ठीक है, जितनी भी कॉस्ट लगी वो टोटल खर्चे में आएगी, ठीक। उसके बाद लाभ, प्रॉफिट, इससे हम प्रॉफिट निकालेंगे, इससे हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप वित्तीय आवश्यकता के लिए कार्यकारी पूंजी, कुल लागत कितनी है, वित्त का माध्यम क्या क्या है, बिक्री टर्नओवर कितना, महीने का टर्नओवर कितना है, उसके बाद प्रॉफिट, ठीक है, महीने का लाभ है, ये मंथली प्रॉफिट जो है वो मंथली है, ठीक है। इन सारे के लिए हम सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, आपको पसंद आई ये वीडियो, तो लाइक करें, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि थोड़ा और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका चैप्टर आज यहीं क्लोज हुआ, तब तक के लिए धन्यवाद।